नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय इंडिया सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा, आज का जो वीडियो है GK GS से संबंधित है और महत्वपूर्ण वीडियो है। ठीक है, क्वेश्चंस बार बार यहाँ से पूछे जाते हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें कुछ मिट्टियाँ होंगी, कुछ बागवानी फसलें होंगी, या फिर कुछ हरित क्रांति से संबंधित होगा, जनसंख्या रिपोर्ट होगा, लिंगानुपात होगा, जनसंख्या घनत्व होगा, साक्षरता होगा। तो इन सब पे बात यहाँ बनने वाली है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन हम करवाए दे रहे हैं आपको, ऑनलाइनर बेस में है। जैसे भारत में हरित क्रांति 1967-68 में आती है और सबसे पहले भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन जी आते हैं, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है, याद रखना है, भारत में पितामह कहलाते हैं हरित क्रांति के। भारत के कुल क्षेत्रफल का 51% भाग ऐसा है जिस पे कृषि होती है, बाकी 49% पे लोग रहते हैं, पानी है, सब कुछ है। तो 51% भाग पे कृषि हो जाती है। अच्छा, भारत जो है टॉप पे कौन कौन फसल उत्पादित करता है, यानी नंबर 1 पे उत्पादन में कौन सा है? तो आम हो गया, केला हो गया, चीकू हो गया, नींबू हो गया, काजू हो गया, नारियल हो गया, काली मिर्च हो गया, अदरक हो गया, हल्दी हो गया। इसके उत्पादन में भारत सदैव नंबर 1 पे ही रहता है। अगर बात करते हैं नकदी फसलों की, अक्सर लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। आलू भी नकदी फसल है। आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू, ये चारों नकदी फसल आती हैं। गन्ना और कपास तो सभी को पता है कि नकदी फसल हैं, लेकिन तंबाकू भी है और आलू भी है नकदी फसल, याद रखना है। क्वेश्चंस घुमा के पूछेगा, अक्सर लोग गलत करके आ जाते हैं। तो आलू, गन्ना, कपास, तंबाकू मूल रूप से नकदी फसल माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ कृषि संबंधी विधियां हैं जिसे हम लोग मूल रूप से वैज्ञानिक भाषा में कुछ दूसरा कहते हैं, जैसे सेरीकल्चर हो गया। तो ये रेशम कीट पालन से संबंधित है, बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। सेरीकल्चर रेशम कीट पालन से है और मधुमक्खी पालन के लिए एपीकल्चर आ जाता है। एपीकल्चर से मधुमक्खी पालन हो जाता है। पिसीकल्चर से मत्स्य पालन यानी मछली पालन हो गया। फ्लोरीकल्चर फूल से हो गया, फ्लावर से फ्लोरी बनता है। फ्लोरीकल्चर फूलों का अध्ययन हो जाता है। विटीकल्चर बेटा अंगूर उत्पादन के लिए विटीकल्चर शब्द आता है। ये सारे क्वेश्चंस लगभग 10 बार क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, चाहे वो SSC हो या फिर वनडे एंट्रेंस, सभी जगह बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उन्हीं को शामिल किया गया है। वर्मी कल्चर बेटा, ये किसानों का मित्र कहलाता है। वर्मी कल्चर केचुआ पालन के लिए है। केचुआ मिट्टी को भुरभुरा बनाता है, बहुत बढ़िया। वर्मी कल्चर, केचुआ पालन। पोमोकल्चर फलों का उत्पादन है, जबकि फ्लोरीकल्चर फूलों का उत्पादन है। तो पोमोकल्चर फलों का उत्पादन है। ओलोरीकल्चर बेटा, ओलोरीकल्चर आप पर डे यूज करते हैं, सब्जियों का उत्पादन है। हार्टिकल्चर बहुत बार पूछा गया है। हार्टिकल्चर बागवानी के लिए फेमस है, याद रखना है, हार्टिकल्चर बागवानी के लिए फेमस है। एरोपोट्रिक क्या कहलाता है बेटा? हवा में पौधे को उगा दो आप, एरोपोट्रिक कहलाएगा वो। हवा में पौधों को उगाना एरोपोट्रिक विधि कहलाती है। जबकि हाइड्रोपोनिक्स क्या कहलाता है? तो जल में पौधों को उगा दीजिए, वो हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें तो आपको हर हाल में कंठस्थ ही रखना है, याद रखिएगा, इन्हें हर हाल में आपको कंठस्थ ही रखना है, बहुत महत्वपूर्ण डाटा है। अब आगे हम लोग बात कर ले रहे हैं कुछ अन्य डाटाओं पे, जैसे कुछ क्रांतियाँ हुई हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। हरित क्रांति क्या है? तो खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रांति स्टार्ट होती है। श्वेत क्रांति क्या है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए श्वेत क्रांति स्टार्ट होती है। नीली क्रांति क्या है? नीली क्रांति में मछली पालन को बढ़ावा दिया जाता है, मत्स्य उत्पादन कहलाता है। ठीक है, तो नीली क्रांति मत्स्य को बढ़ावा देने के लिए नीली क्रांति स्टार्ट होती है। अच्छा, यूरी क्रांति क्या है? यूरी क्रांति मूल रूप से उर्वरक को उत्पादित करती है, यूरिया को बढ़ाने के लिए यूरी क्रांति स्टार्ट होता है। तो यूरिया, फास्फेट, पोटेशियम, इसको बढ़ाने के लिए, उर्वरक को बढ़ाने के लिए मूल रूप से यूरी क्रांति आती है। ये किसानों की दोस्त भी कहलाती है। ठीक है, रजत क्रांति, जो लोग अंडा खाते हैं, तो अंडे को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, जब अंडे को खाने वालों की संख्या कम हो गई और प्रकृति में अंडा कम पाया जाने लगा, तो उसके लिए एक क्रांति आती है, फिर सिंथेटिक अंडा तैयार होता है। तो रजत क्रांति स्टार्ट की जाती है और रजत क्रांति मूल रूप से अंडा उत्पादन के लिए स्टार्ट होती है। आगे बात करते हैं पीली क्रांति। पीली क्रांति, पीला है तो तिलहन से संबंधित है। पीला तेल कैसा होता है? पीला ही अक्सर दिखाई देता, आप देखते होंगे। तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बेटा बहुत बार पूछा गया है। कृष्ण क्रांति आजकल सबसे बड़ा समस्या बना हुआ है। बायोडीजल उत्पादन के लिए कृष्ण क्रांति स्टार्ट होती है। आप जानते हैं वर्तमान में क्या हाल है, तेल, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन सभी का रेट बहुत हाई हो गया है। क्यों हो गया? क्रांतियाँ बहुत पहले आई थी, फिर से लाने की ज़रूरत है। सरकार उस पर इतना टैक्स ले रही है कि लोग परेशान है, जनता बेहाल है, फिर भी कोई नहीं सुन रहा है।
तो कृष्ण क्रांति बायोडीजल से संबंधित है। लाल क्रांति मांस और टमाटर, लाल भी मांस होता है और लाल टमाटर भी होता है, दोनों क्रांतियों के लिए लाल क्रांति स्टार्ट होती है, दोनों को बढ़ावा मिलता है और खूब अच्छे से बढ़ावा मिल जाता है। टमाटर और मांस उत्पादन के लिए लाल क्रांति। गुलाबी क्रांति, गुलाबी क्रांति स्पेशल झींगा मछली उत्पादन के लिए है। झींगा मछली उत्पादन के लिए बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? झींगा मछली उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। जबकि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उत्पादन से है। मत्स्य में सब आ जाते हैं बेटा, जो कुछ पानी में रहता है सब कुछ मत्स्य में आ जाएगा, लेकिन गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गुलाबी क्रांति स्टार्ट होती है। अच्छा, बादामी क्रांति। बादामी क्रांति आप जानते हैं भारत में स्टार्ट होती है मसाला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और जो है मसालों का अग्रणी उत्पादक देश भी भारत ही है। तो बादामी क्रांति के लिए मसाला उत्पादन होता है, मसाले को खूब बढ़ावा दिया जाता है। सुनहरी क्रांति बहुत बार पूछा गया बेटा, ये गोल्डन क्रांति क्या है? तो ये मूल रूप से फल उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति स्टार्ट होती है। और अमृत क्रांति आप जानते ही होंगे, अमृत क्रांति क्या है? नदियों को जोड़ने के लिए, आपस में इनके बहाव को कम करने के लिए, ये जो थोड़ा सा विकराल रूप धारण करती हैं वर्षाओं के दिनों में, मूल रूप से उसको कम करने के लिए अमृत क्रांति योजना स्टार्ट होती है। तो नदियों को जोड़ने का काम स्टार्ट हो चुका है, कई नदियां आपस में विलय भी कर चुकी हैं कैनाल के थ्रू, ठीक है, नहरों के थ्रू जोड़ा जा रहा है। अमृत क्रांति वही है। बुंदेलखंड क्षेत्र में अमृत क्रांति बहुत अच्छे से चल रही है। वहाँ पे जो है उपजाऊ भूमि है लेकिन पानी नहीं मिल रहा है, इसलिए वहाँ फसल नहीं पैदा हो रही। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए मूल रूप से अमृत क्रांति वरदान साबित हो रही है। अब हम लोग बात कर ले रहे हैं थोड़ी सी मिट्टियों के बारे में। भारत की मिट्टियां हैं, तो मिट्टियों का अध्ययन क्या कहलाएगा बेटा? पेडोलॉजी कहलाएगा, मृदा विज्ञान कहलाता है। ये पेडोलॉजी बहुत बार पूछा गया है। पेडोलॉजी का संबंध किससे है? मृदा से है। मृदा संबंधी जो है अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं। मिट्टी का परिभाषा क्या कहता है? जीवाणु व खनिज तत्वों से युक्त भूपृष्ठ की ऊपरी परत को मृदा कहते हैं। भूपृष्ठ की सबसे ऊपरी वाली परत को ही मृदा कहते हैं। मृदा 4 तत्वों से मिलकर बनता है। क्या क्या होते हैं? खनिज या फिर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ अथवा ह्यूमस होता है, हवा होता है और पानी होता है। मूल रूप से यही 4 पदार्थ मिलकर के मृदा का निर्माण कर देते हैं। खनिज, कार्बनिक पदार्थ, हवा, पानी, या फिर खनिज, ह्यूमस, पानी और हवा, मूल रूप से यही 4 पदार्थ मिलकर के मृदा का निर्माण कर देते हैं। पृथ्वी पर सबसे ऊपरी वाला परत ही मिट्टी कहलाता है, सबसे ऊपरी वाला परत। अगर मिट्टियों का वर्गीकरण पूछा जाए कितने भागों में किया गया है, तो टोटल 8 भागों में मिट्टी को बांट दिया गया है। 8 भाग होते हैं, वनीय, पेटीय, क्षारीय, मरुस्थलीय, लेटराइट, काली, जलाल, जलोढ़। मूल रूप से इस टाइप से बांटा जाता है। सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है क्षेत्रों में, और इसीलिए बार बार क्वेश्चंस भी जलोढ़ मिट्टी से ही बनता है। तो अगर बात करते हैं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और भारत की मिट्टियों को टोटल यह 8 भागों में विभाजित करता है। कौन कौन से भाग हैं? जलोढ़ मिट्टी यहाँ 43.4% हिस्सा छकाती है। लाल मिट्टी ये 18.6% हिस्सा छकाती है। काली मिट्टी 5% हिस्से पे है। लेटराइट मिट्टी 3.7% हिस्से पे है। बाकी सब दशमलव में आते हैं। मरुस्थलीय मिट्टी हो, क्षारीय मिट्टी हो, पीटमय या फिर जैव मिट्टी हो, वनीय मिट्टी हो, ये सब मात्रा में थोड़ी सी कम है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस बना है बार बार, वो जलोढ़ मिट्टी पे बना है। जलोढ़ मिट्टी ये भारत में सर्वाधिक मिट्टी पाई जाती है। ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ हैं। इस मिट्टियों में पोटास अधिक मात्रा में होता है। बेटा क्वेश्चन यही पूछेगा, जलोढ़ मिट्टी में अधिकता होती है किसकी? पोटास की। पोटास सबसे ज़्यादा पाया जाता है जलोढ़ मिट्टी में। अच्छा, जलोढ़ को 2 भागों में बांटा जाता है, बांगर और खादर। बांगर को हम लोग पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं, जबकि खादर को नई जलोढ़ के नाम। जब नदियाँ बहा के लाती हैं तो सबसे नया वाला ऊपर वाला हिस्सा आता है। जैसे इस बार बारिश हुई, बाढ़ आया, नया कंछार आया, जो नया वाला भाग आया ये नई जलोढ़ कहलाएगी, ये खादर कहलाएगी। इसका नाम कई बार पूछा गया है। नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी जो बहुत दिनों से पड़ा था, एक बार बाढ़ आया, पता चला उस बेल्ट में फिर पानी कभी नहीं गया, तो वो हो जाता है बांगर। बांगर को हम लोग पुरानी जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं। आप देखते होंगे जो हिमालयी तट की नदियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा बाढ़ लेकर के आती हैं। आप देखते होंगे कभी वो दाएं साइड में ज़्यादा बाढ़ लाती हैं, दायां साइड ज़्यादा काट लेती हैं, दाएं साइड में तबाही ले आती हैं, कभी कभी वो बाएं साइड में बहुत ज़्यादा तबाही लेकर के आती हैं। तो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो जब जिस साइड में ज़्यादा लेकर के आए वो नई खादर कहलाएगी, और जबकि जहाँ प्रीवियस में गई हों, पुराने 2-3 साल ना गई हों, उधर बाढ़ ना आई हो, वो बांगर कहलाती है वो मिट्टी, ठीक है। तो बांगर खादर में परिवर्तन अक्सर होता रहता है।
आगे बात करते हैं कुछ मुख्य फसल हैं, जैसे गेहूं, मक्का, दलहन आदि जो है उर्वरता की दृष्टि से सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। इसमें गेहूं, मक्का और दलहन खूब अच्छे से पैदा होता है। किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में, जो कितने % पे पाई जाती है? 43.4% हिस्से पर पाई जाती है। भारत देश में सबसे ज़्यादा मात्रा में जलोढ़ें पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है काली मिट्टी। काली मिट्टी की अगर बात कर लेते हैं बेटा, इसका निर्माण बेसाल्ट व लावा से होता है और मूल रूप से इस मिट्टी में काला रंग जो है टिटनेफेरास मैग्नेटाइड के कारण जो है काला रंग इसमें मिलता है और मूल रूप से रेगुर मिट्टी के नाम से भी किसे जाना जाता है? काली मिट्टी को। ये उपनाम इसका बहुत बार पूछा गया है, रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी काली मिट्टी को ही कहा जाता है, याद रखना है। काली मिट्टी मूल रूप से महाराष्ट्र वाला हिस्सा है, जहां आजकल विवाद चल रहा है। उद्धव जी की सरकार है, उद्धव ठाकरे वहां के मुख्यमंत्री हैं, वहीं पे इस टाइम थोड़ा सा मामला उठा हुआ है, ठीक है। तो वहीं पे काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की अधिकता होती है। काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ खूब पाए जाते हैं। लाल मिट्टी की बात कर लेते हैं बेटा। लाल मिट्टी की अगर बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है कार्यांतरित शैलों को विघटन से होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। कार्यांतरित चट्टान जब आपस में टूटती हैं तो कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? लाल मिट्टी का निर्माण होता है। लाल रंग किसके कारण आता है? आयरन ऑक्साइड के कारण आता है। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल रंग आ जाता है। और काला रंग किसके कारण आता था? टिटनेफेरास मैग्नेटाइड के कारण काली मिट्टी बनती है, जबकि आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी होती है। मिट्टी में सिलिका व आयरन की अधिकता खूब होती है। किसमें? लाल मिट्टी में सिलिका पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। जबकि आपने देखा जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता था? पोटास सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता था। पोटास सबसे अधिक मात्रा में जलोढ़ में पाया जाता था, ठीक है। और अगर बात करते हैं लाल मिट्टी में कौन सी फसलें होती हैं, तो यहाँ दाल और मोटे अनाज, यानी मक्का वक्का खूब होता है, दाल खूब होता है, अरहर, जौ, ये सब खूब होते हैं यहाँ पे, ठीक है। जौ नहीं होता है बेटा, दाल होता है यहाँ पे और मोटे अनाज होते हैं। सबसे ज़्यादा जो है ये कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा लाल मिट्टी जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में पाई जाती है। अगर बात करते हैं उर्वरता बढ़ाने के लिए चूने का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। मूल रूप से यहाँ पे ज़्यादातर जो है चूना डाला जाता है, उर्वरता बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। तो ये थे लाल मिट्टी के बारे में कुछ जानकारियाँ। अब हम लोग लेटराइट मिट्टी के बारे में जान लेते हैं। लेटराइट मिट्टी, ये मिट्टी लाल खुरदरी होती है। कृषि के लिए उपयोग नहीं की जाती है लेटराइट मिट्टी, यानी सैल पत्थरों के टूट फूट से इसका निर्माण होता है। मालाबार तटीय क्षेत्रों में मूल रूप से ये पाई जाती है। चाय की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त खेती है। चाय के उपयोग में मूल रूप से की जाती है, यानी ये केरला वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। मिट्टी में आयरन और सिलिका की मात्रा अधिक होती है मूल रूप से लेटराइट मिट्टी में। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? ये क्वेश्चन बहुत बार छपा है, लेटराइट मिट्टी होता है, याद रखना है आपको। अब लेटराइट मिट्टी हो गई। अब हम लोग कुछ जनसंख्या के बारे में बात कर लें। अगर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत की जनसंख्या की बात करें तो अभी फ़िलहाल 2011 वाली जनगणना के अनुसार 1,01,21 करोड़ ही जनसंख्या है। 121 करोड़ ही मानी जाती है। यही क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। भारत में जनगणना की शुरुआत कब होती है? 1872 में एक मियो साहब आते हैं, वही काम ये स्टार्ट करवा देते हैं। सब अपने आगे लाड लगा लेते थे, ऐसे इनका नाम ही हो गया, लाड। सब अपने आप को भगवान ही मानते थे। ऐसा नहीं है, इनको सीधे सीधे मियो कहो। 1872 में मियो के कार्यकाल में स्टार्ट होती है जनगणना की शुरुआत। नियमित रूप से जनगणना यानी 10 साल के अंतराल पे कौन स्टार्ट करता है? तो 1881 में शुरू होती है। सबसे पहले जनगणना कराने का श्रेय किसके पास है? तो वो देश है स्वीडन, याद रखना है। 1749 में मूल रूप से उसने जनगणना करवाया था, 1749। भारत में अगर बात करते हैं तो जनगणना संगठन ही जनगणना संबंधित आंकड़े प्रस्तुत करता है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करती है। जनगणना संगठन बनता है, वही अपना जो है डाटा सम्मुख करता है, प्रस्तुत करता है। वर्ष 2011 के अनुसार भारत की जनगणना विश्व की जनसंख्या के अनुसार कितना है? तो 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या की 17.5%, याद रखना है, 17.5%। आगे बात करते हैं जनसंख्या में प्रथम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश है, जबकि सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? सिक्किम में। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली में है, सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। अगर साक्षरता के बारे में बात करें तो साक्षरता दर में प्रथम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन है? साक्षरता आप जानते होंगे, केरला को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया जा चुका है। 94% वहाँ पर साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता नीतीश बाबू जी का गवर्नमेंट चलता है, वहाँ पे 61.8% वहाँ की साक्षरता है। 61.8% वहाँ की साक्षरता है। आगे बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षरता लक्षद्वीप की है बेटा, याद रखना है। केरला के बाद लक्षद्वीप का मामला आता है, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश में नंबर 1 पे है लक्षद्वीप, याद रखना है। बहुत बार क्वेश्चन ये छपा है लक्षद्वीप, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता की अगर बात करते हैं तो दादर नागर हवेली है,
केंद्र शासित प्रदेश है। 76.2% यहाँ की भी साक्षरता है, भारत के ओवरऑल साक्षरता से भी ज़्यादा है। ठीक है, स्त्री और पुरुष साक्षरता में सबसे ज़्यादा अंतर कौन से राज्य का है? तो अशोक गहलोत नहीं, कौन से गहलोत की सरकार है राजस्थान में? कमेंट बॉक्स में छाप दें आप लोग। वहाँ पे सबसे ज़्यादा पुरुष और महिलाओं के बीच अंतर देखने को मिलता है साक्षरता में। 79.2% है पुरुष साक्षरता, 52.1% है महिला साक्षरता। दोनों में अगर डिफरेंस की बात करते हैं तो 27.1% का अंतर आता है, यानी वहाँ की महिलाएं कम साक्षर हैं, पुरुष ज़्यादा साक्षर हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है। साक्षरता निकाली कैसे जाती है बेटा? तो साक्षरता दर का जो फार्मूला है, साक्षरों की संख्या बटा 7 वर्ष से अधिक उम्र की जनसंख्या, यानी 7 साल से अगर ज़्यादा कोई बालक है तो फिर उसे उसमें काउंट कर लिया जाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में प्रथम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो राज्य की अगर बात करते हैं, वृद्धि में मेघालय है, सबसे कम वृद्धि दर में नागालैंड है, सबसे ज़्यादा में मेघालय, सबसे कम में जो है नागालैंड है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर करने वाला तो केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली, जबकि सबसे कम वृद्धि तो लक्षद्वीप करता है। सबसे कम वृद्धि लक्षद्वीप करता है, सबसे कम वृद्धि लक्षद्वीप करता है। आगे बात करते हैं, आता है लिंगानुपात में प्रथम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। लिंगानुपात का मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ रहा था, तब इसे जो है हरियाणा से मामला स्टार्ट करते हैं नरेंद्र मोदी जी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसा मामला होता है और जो है लिंगानुपात में थोड़ा सा अंतर देखने को मिल जाता है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यानी सबसे ज़्यादा बेटियां कहाँ पाई जाती हैं? 1000 पुरुषों पे मापा जाता है, केरला में पाई जाती हैं। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा में था, इसीलिए यहीं से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान स्टार्ट होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। सबसे बढ़िया केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात कहाँ पे है? तो वो पौंडीचेरी में है। आप जानते हैं पौंडीचेरी। सबसे कम लिंगानुपात केंद्र शासित प्रदेश में कहाँ मिलता है? तो दमन और दीव, दमन और दीव के साथ ऐसा मामला जाता है। जनसंख्या घनत्व में प्रथम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो घनत्व की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा घनत्व बिहार में है, राज्य में 1106 लोग यहाँ पाए जाते हैं। सबसे कम घनत्व कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश में है, 17 लोग पाए जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश प्रेमा खांडू वाला। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व कहाँ पे है? तो अपना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में है, 11,320 लोग 1 किलोमीटर की एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस वाले केंद्र शासित प्रदेश में है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, 46 व्यक्ति यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये डाटा आपको कैसा लगा? कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। राजस्थान के मुख्यमंत्री का नाम आपको हर हाल में कमेंट बॉक्स में लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।